प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार से जुड़े समस्त लोगों, सुबह का नमस्कार। आज एसकेएम ऑनलाइन क्लासेस में हम आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। उनके साहित्य के या जीवन परिचय के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, कहने का मतलब उनका अध्ययन करेंगे। तो देखो, मैं आज सबसे पहले प्रसाद जी के बारे में बताना चाहता हूं। आधुनिक काल जो आपको मैं पहले बता चुका हूं, लगभग 1850 अर्थात भारतेंदु जी के जन्म से माना जाता है। आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि छायावाद है वो लगभग कह सकते हैं कि 1918 से लगभग 36 तक, कुछ विद्वान 38 तक मानते हैं। आधुनिक काल जो कह सकते हैं भारतेंदु जी के जन्म से लेकर लगभग 1900 ईस्वी तक का भारतेंदु युग माना जाता है, या इसको कह सकते हैं पुनर्जागरण युग। और उसके बाद आता है द्वितीय युग, और द्वितीय युग है वो लगभग 1900 से लेकर अर्थात 1900 से लेकर के सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से लेकर 1918 तक का समय वो कह सकते हैं द्वितीय युग माना जाता है। उसके बाद आता है सन 1918 से लेकर के 1936, कुछ साहित्यकार 38 मानते हैं, और वो समय या काल माना जाता है छायावाद। ध्यान देवें, छायावाद के जो 4 प्रमुख वृहत स्तंभ हैं उनमें एक नाम प्रसाद जी का माना जाता है। वैसे छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में नाम आता है, वो है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी। वैसे प्रसाद जी छायावाद के मुख्य स्तंभकारों में त्रिवृहत स्तंभों में भी गिने जाते हैं, और 4 जो चतुर्थ यानी 4 जो वृहत स्तंभ उनमें भी गिने जाते हैं। तो आज हम आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देवें, प्रसाद जी के बारे में साहित्यिक परिचय को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे आधुनिक काल में और नाटक के क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो प्रसाद जी की देन मानी जाती है। वैसे कह सकते हैं कि नाट्य विधा में भारतेंदु जी ने भी योगदान दिया था, लेकिन जितना आधुनिक काल में प्रसाद जी ने योगदान दिया है उतना शायद अन्य साहित्यकारों ने योगदान नहीं दिया है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रसाद जी का जन्म सन 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता जो सूंघने वाली तंबाकू बेचने का कारोबार करते थे, इसलिए इन्हें सूंघने साहू भी कहा जाता है। वैसे इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद। इनके पिता सूंघने वाली तंबाकू बेचने का कारोबार क्या करते थे, अर्थात ये व्यापारी थे, सूंघने वाली तंबाकू बेचने का काम क्या करते थे, इसलिए इन्हें सूंघने साहू के नाम से पुकारा जाता था। ध्यान देवें, वैसे कह सकते हैं इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसीलिए अपने संतान अर्थात प्रसाद के लिए, जयशंकर प्रसाद के लिए मानो कह सकते हैं कि इन्होंने मानो बचपन से ही, कहने का मतलब है घर पर ही कह सकते हैं इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की थी। बचपन से ही कह सकते हैं मानो इन्होंने शिक्षा के लिए अध्ययन की व्यवस्था की थी। तो प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं घर पर ही हुई थी। आगे की पढ़ाई प्रसाद जी की पढ़ाई है वो कह सकते हैं वाराणसी की क्वींस कॉलेज नामक स्कूल है, वहां पर भी देखो ज्यादा भी कह सकते हैं नहीं हुई। 7वीं तक पढ़ाई हुई, तब इनके पिता का देहांत हो गया था। परिवार की सारी जिम्मेवारियां प्रसाद पर आ गई। अब एक तरफ घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का काम, तो दूसरी तरफ व्यापार संभालने का काम। इसलिए लगभग 7वीं के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन घर पर ही या व्यापार करते समय दुकान में ही इन्होंने कह सकते हैं अनेक भाषाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसलिए हम कह सकते हैं मेधावी थे, प्रतिभाशाली थे, होनहार थे, कह सकते हैं बौद्धिक क्षमता में बहुत ज्यादा निपुण,
बौद्धिक क्षमता में अग्रगण्यों में गिना जाता है इनका नाम। तो कह सकते हैं हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अनेक साहित्यिक भाषाओं पर इनका अधिकार माना जाता है। कह सकते हैं कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं पर अधिकार किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। इन्होंने एक पत्रिका, साहित्यिक क्षेत्र में काम करने के कारण इन्होंने एक पत्रिका जिसका नाम है इंदु पत्रिका, इंदु पत्रिका पर इनका कह सकते हैं बहुत ज्यादा इनके जो कह सकते हैं हर तरह की रचनाएं छपी और इन्होंने इंदु पत्रिका का संपादन किया। तो कह सकते हैं प्रसाद जी का किस पत्रिका से संबंध माना जाता है? इंदु पत्रिका से संबंध माना जाता है। साहित्यिक जगत में कह सकते हैं प्रसाद जी ने अनेक रचनाएं लिखी। साहित्यिक जगत में विशेष रूप से काव्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में कह सकते हैं प्रसाद जी ने अपना योगदान दिया। तो प्रसाद जी कह सकते हैं एक अच्छे गद्यकार तो एक अच्छे कवि भी माने जाते हैं। अब ध्यान देवें, प्रसाद जी ने काव्य जगत में कह सकते हैं अनेक रचनाएं लिखी जिनमें आपको मैं नाम बता देता हूं। आंसू है, झरना है, लहर है, कामायनी है, या कह सकते हैं प्रेम पथिक है, चित्राधार, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानून कुसुम, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार इत्यादि इत्यादि रचनाएं कह सकते हैं प्रसाद जी ने लिखी। कामायनी रचना आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कामायनी रचना के कारण इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक वितरण किया गया। कामायनी रचना 1935। ध्यान देवें, कामायनी एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग या 15 भाग माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि 15 सर्ग है किसमें? कामायनी। तो वैसे आंसू है, झरना है, लहर है, कामायनी है, प्रेम पथिक है, या कह सकते हैं शोकोच्छ्वास है, अयोध्या का उद्धार है, आदि आदि इत्यादि ये काव्यगत रचनाएं मानी जाती है। ध्यान देवें, आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कामायनी रचना के कारण इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक वितरण किया गया। इसी तरह से आंसू जो इनकी रचना, आपको मैं पहले सबसे पहले लिखी हुई बात है, आंसू रचना जो कह सकते हैं हिंदी साहित्य का क्या कहलाती है? मेघदूत के नाम से पुकारी जा सकती है। कहने का मतलब आंसू जो रचना है वो कह सकते हैं प्रसाद जी की जो आंसू रचना है हिंदी साहित्य में उसको किस नाम से पुकारा जाता है? मेघदूत के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह से चित्राधार जो ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना मानी जाती है। वैसे इन्होंने खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, कह सकते हैं अनेक भाषाओं में इन्होंने लिखने का काम किया। अब आपको मैं बताता हूं, अभी खड़ी बोली की बात आई तो कानन कुसुम इनकी कह सकते हैं खड़ी बोली में लिखी हुई रचना मानी जाती है। तो मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, कामायनी रचना के कारण इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक वितरण किया गया। इसी तरह से इनकी आंसू रचना है उसको साहित्य जगत में कह सकते हैं मेघदूत के नाम से पुकारा जाता है। चित्राधार है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना मानी जाती है और कानन कुसुम जो रचना है वो कह सकते हैं खड़ी बोली में लिखी हुई इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। इसी तरह से आपको मैं बता देता हूं इनकी प्रथम रचना जो इसका नाम है सावन पंचक। प्रसाद जी की प्रथम रचना का नाम है सावन पंचक और कह सकते हैं इनकी प्रथम छायावादी कविता है वो है प्रथम प्रभात। प्रथम प्रभात इनकी छायावादी कविता मानी जाती है। तो प्रसाद जी वैसे कह सकते हैं छायावाद के दौर के प्रमुख व्यक्तियों में, प्रमुख स्तंभकारों में या कह सकते हैं प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो प्रसाद जी वैसे आपको मैं स्पष्ट बता देता हूं कि वैसे प्रसाद जी का प्रारंभिक जीवन थोड़ा घर पर वैसे पिता जब तक जीवित थे तब तक तो अच्छा बीता, लेकिन बाद में धीरे धीरे कह सकते हैं इनकी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई थी और यहाँ तक कि परिवार में पिता के बाद भाइयों का भी देहांत और कह सकते हैं चचेरे भाइयों का, इसी तरह से कह सकते हैं मानो उनकी एक के बाद एक 3 पत्नियों का भी देहांत
साहित्य जगत में माना जाता है। कहने का मतलब साहित्यकार कहते हैं कि इनका जीवन तो लगभग हमेशा दुखद ही बीता था और वैसे कोई ज्यादा लंबा काल भी नहीं है, वैसे मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ये चिराग सदा सदा के लिए बुझ गया था। लेकिन ये थोड़े से काल में ही कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं थोड़े से काल में ही साहित्य जगत में इन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी है और वो कह सकते हैं छायावाद के दौर की प्रमुख कह सकते हैं स्तंभ या प्रमुख व्यक्तियों में नाम में गिने जाते हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। तो मैं आपको बता देता हूं, जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य और गद्य, देखो यहां मैं आपको पहले बता देता हूं काव्य और गद्य दोनों क्षेत्रों पर। वैसे मैं आपको बता देता हूं काव्य के क्षेत्र में आपको मैं नाम बता चुका हूं, आंसू है, झरना है, लहर है, कामायनी है, सो कुछ वास है, वन मिलन है, प्रेम पथिक है, कानून कुसुम है, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार इत्यादि इत्यादि रचनाएं है वो काव्य जगत की मानी जाती हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो कह सकते हैं कानून कुसुम है वो खड़ी बोली में लिखी हुई रचना मानी जाती है। आंसू रचना है वो हिंदी साहित्य की कह सकते हैं मेघदूत के नाम से मानी जाती है। चित्राधार है वो ब्रज भाषा में लिखी हुई मानी जाती है। इनकी प्रथम रचना है जिसका नाम मैं पहले बता चुका हूं सावन पंचक। सावन पंचक है वो कह सकते हैं इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। तो साथ ही साथ प्रथम छायावादी कविता जिसका नाम है प्रथम प्रभात जो 1918 में कह सकते हैं लिखी हुई मानी जाती है। आपको मैं पहले बता चुका हूं जो इनकी कामायनी रचना है इनके कारण इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक वितरण किया गया। यह 1935 में लिखी गई थी। इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं जिसमें कह सकते हैं प्रमुख जो पात्रों में नाम कह सकते हैं इड़ा है या कह सकते हैं जो मानव धर्म है या कहने का मतलब ये जो कह सकते हैं इनकी कह सकते हैं मनु है या जो मनु इत्यादि कह सकते हैं ये इनके पात्रों में नाम गिने जाते हैं। तो मैं वैसे कह सकता हूं कि कहने का मतलब यहां पर ये काव्य जगत में देखो यहां मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं जो आधुनिक काल में जो भारतेंदु जी ने नाटक विधा का जो विकास किया था वो आगे चलकर द्विवेदी काल में अर्थात द्विवेदी जी के काल में मंद पड़ गया था। लेकिन वापस जो कह सकते हैं नाट्य विधा को विकसित करने का काम भारतेंदु जी के बाद किसने किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो जयशंकर प्रसाद जी का अर्थात प्रसाद जो काल माना जाता है अर्थात जिसे आप ये कह सकते हैं छायावाद, और छायावाद में नाट्य विधा का विकास है वो स्वयं प्रसाद जी ने जितना किया है वो अन्य साहित्यकारों ने नहीं किया है। ध्यान देवें प्रसाद जी ने ऐतिहासिक पौराणिक या सांस्कृतिक हर तरह के नाटकों का मंचन किया है। देखो सज्जन है, कल्याणी है, कर्णालय है, प्राश्चित है, राजश्री है, विशाख, अजातशत्रु, इसी तरह से कह सकते हैं कामना, स्कंदगुप्त या कह सकते हैं चंद्रगुप्त, दुर्वामिनी इत्यादि। ध्यान देवें जैसे मान लो उदाहरण के लिए अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, दुर्वामिनी है, ये कह सकते हैं ऐतिहासिक पात्रों पर लिखे हुए नाटक हैं, इसलिए यह ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। तो वैसे नाट्य विधा में जो भारतेंदु जी ने जो कह सकते हैं चालू की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में प्रसाद जी ने योगदान दिया है। तो प्रसाद जी ने जैसे नाटकों में दाम, सज्जन, कल्याणी, कर्णालय, प्राश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त आदि कह सकते हैं ये नाटक। तो नाटकों के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने वालों में नाम आता है, किसका नाम आता है? जयशंकर प्रसाद जी। तो प्रसाद जी ने नाट्य विधा को बहुत ज्यादा कह सकते हैं आगे बढ़ाने का काम किया। ध्यान देवें आपको मैं पहले बता चुका हूं कि गद्य क्षेत्र में नाटक है, कहानी है या उपन्यास है आदि अनेक विधाओं में किसने काम किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो नाटकों के क्षेत्र में सज्जन, कर्णालय, कल्याणी, प्राश्चित, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, दुर्वामिनी या कह सकते हैं चंद्रगुप्त इत्यादि है वो कह सकते हैं नाटक माने जाते हैं। कहानी संग्रह में भी आपको मैं बता चुका हूं छाया है, आंधी है, इंद्रजाल है, प्रायश्चित है, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप इत्यादि इत्यादि है वो कह सकते हैं ये कह सकते हैं कहानी। और वैसे पुरस्कार भी एक कहानी है, पुरस्कार है, गुंडा है इत्यादि ये कह सकते हैं इनकी लिखी हुई कहानियां। उपन्यासों में आपको मैं नाम पहले बता चुका हूं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती वैसे कह सकते हैं प्रसाद जी का अपूर्ण
उपन्यास माना जाता है। वैसे कई बार कई छोटी बड़ी अनेक कह सकते हैं परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि प्रसाद जी का अपूर्ण कह सकते हैं उपन्यास कौन सा है, वो है इरावती। तो कंकाल, तितली, इरावती, इस तरह से यह अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, प्रसाद जी ने काव्य जगत में और साथ ही साथ गद्य क्षेत्र के भाग में भी, दोनों क्षेत्रों में हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे कलाधर भी कहा जाता है, झारखंडी या कलाधर भी उपनाम से पुकारा जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद जी को। तो कह सकते हैं कलाधर या झारखंडी उपनाम से भी। तो झारखंडी या कलाधर उपनाम से भी पुकारा जाता है। तो मैं आपको पहले स्पष्ट कर चुका हूं, काव्य के क्षेत्र में भी और इसी के साथ साथ कह सकते हैं गद्य क्षेत्र में भी। और गद्य में क्षेत्र में नाटक है, कहानी है, उपन्यास है इत्यादि अनेक क्षेत्रों में योगदान दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं, इनका शुरुआती जीवन कह सकते हैं बाल्यावस्था में थोड़ा ठीक बीता था। उसके बाद इनका प्रारंभिक जीवन के बाद कह सकते हैं बहुत कठिनाइयों से बीता था। इनके पिता का देहांत, इनके चचेरे भाइयों का देहांत, पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब, पत्नी एक के बाद एक 3 पत्नियों का देहांत। तो इस तरह से कह सकते हैं। फिर कह सकते हैं 1937, आपको मैं बता चुका हूं 1937, मात्र कितने वर्ष की अल्पायु में? 48 वर्ष की अल्पायु में ही यह चिराग सदा सदा के लिए बुझ गया था और हिंदी साहित्य के लिए कह सकते हैं एक बड़ा आघात माना जा सकता है। तो मैं आपको स्पष्ट बता चुका हूं कई बार कि प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। इनका जीवन काल कोई वैसे लंबा नहीं है, मात्र 48 वर्ष की आयु में यह चिराग सदा सदा के लिए बुझ गया था। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, और गद्य में भी नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो कह सकते हैं एक अच्छे उपन्यास, एक अच्छी नाटक, एक अच्छी कहानी, यानी हर विधा में कह सकते हैं इन्होंने गद्य के क्षेत्र में लिखा है। तो मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं सभी विद्यार्थियों को कि वो ज्यादा से ज्यादा घर पर पढ़ाई करें, ज्यादा से ज्यादा साहित्यकारों का जीवन परिचय के बारे में ज्ञान अर्जन करें, और कह सकते हैं जो ऑनलाइन क्लासेज है उसका ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं लाभ उठावें। और मैं यही कहूंगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद।